हमारा ब्रह्मांड शून्य से कैसे उत्पन्न हुआ और कुछ भी नहीं से आकाश गंगाएं और तारे कैसे बने। यह कथा अग्रणी खगोलीय निष्कर्षों द्वारा उजागर किए गए आकाशीय रहस्यों में गहराई से गहराई, ब्रह्मांड के अद्वितीय समय रक्षकों के रूप में पल्सर की भूमिका की खोज करें और जीपीएमजे 1849-10 के रहस्यमय संकेतों के पीछे रहस्य को उजागर करें। अमेटेरासु घटना के माध्यम से ब्रह्मांड प्रकाश की उत्पत्ति का अनुभव करें, जो अंधेरे से ब्रह्मांड के संक्रमण को चिह्नित करता है, जो आकाशीय निकायों के जन्म तक पहुंचता है। विशाल आकाश गंगा के छल्लों से भय में खड़े हैं, संरचनाएं जो ब्रह्मांड डिजाइन की हमारी पारंपरिक समझ का विरोध करती हैं। एरिंडेल की कहानी के साथ समापन में प्राचीन प्रकाश समय के विस्तार को पुल करता है, हमें ब्रह्मांड के नवजात क्षणों से जोड़ता है। यह अन्वेषण आपको ब्रह्मांड की भव्य का खुलासा करने के लिए आमंत्रित करता है, एक कथा बनाता है जो ब्रह्मांड के सबसे अकेले कोनों से प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और बेहोश एक घटना इतनी जटिल है कि इसे ब्रह्मांड का भूत कहा गया है। यह आत्माओं के बारे में नहीं है और न ही किसी की कल्पना का एक फल है, बल्कि लहरों और अंतरिक्ष समय गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संरचना के बारे में है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सदी से भी पहले उनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, लेकिन 2015 तक मानवता उनका पता नहीं लगा पाई थी। फिर भी ये लहरें सिर्फ ब्रह्मांड की फुसफुसाहट नहीं है, वे ब्रह्मांड की अपनी कहानी बताने का तरीका है, एक ऐसी कहानी जिसे हम सिर्फ समझना शुरू कर रहे हैं। एक आकाशीय शरीर की कल्पना इतनी घनी है कि उसकी सामग्री का सिर्फ एक चम्मच अरबों टन वजन करेगा। ये पल्सर हैं, विस्फोट किए गए तारों के अवशेष जो ब्रह्मांड की घड़ियों के रूप में काम करते हैं। अभूतपूर्व सटीकता के साथ वैज्ञानिक ब्रह्मांड के पास सुनने के लिए एक कहानी है, और यह सुनने का समय है। जॉसलिन बेल बर्नेल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान 21वीं सदी का खगोल विज्ञान होगा। लेकिन ये मायावी गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्या हैं, और उन्होंने वैज्ञानिकों और स्टारगेजरों के दिमाग को इतना क्यों पकड़ लिया है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में की थी, और यह उनके सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का हिस्सा है। वे दशकों तक गणितीय जिज्ञासा बनी रहीं, बड़े पैमाने पर वस्तुओं से अंतरिक्ष समय में विरूपण का परिणाम। कल्पना करो कि आप एक तालाब में पत्थर फेंक रहे हैं। एक पत्थर पानी में गिरता है, लहरें बनाता है जो चारों ओर फैलती हैं। इसी तरह बड़े पैमाने के आकाशीय निकाय जैसे काले होल या न्यूट्रॉन तारे बातचीत करते हैं, तो वे लहरें भेजकर अंतरिक्ष समय को प्रभावित करते हैं। यह आइंस्टीन की भविष्यवाणी के एक सदी बाद तक नहीं था कि हमारे पास इन लहरों का पता लगाने की तकनीक थी। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला लिगो ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग घोषणा की। उन्होंने 2 ब्लैक होल के टकराव से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था, जिससे आइंस्टीन के सिद्धांत की पुष्टि हुई और अंतरिक्ष में एक नई खिड़की खोली गई। लेकिन इन तरंगों का पता लगाना कोई छोटा काम नहीं है। जैसा कि प्रोफेसर किप थॉर्न नोट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंग द्वारा अंतरिक्ष का खिंचाव और संपीड़न इतना मामूली है कि यह चौंकाने वाला है। यही जगह है जहां पल्सर खेल में आते हैं, लेकिन बाद में इस पर अधिक। गुरुत्वाकर्षण तरंगें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? वे हमें ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखने का शानदार अवसर प्रदान करते हैं। वे ब्लैक होल के व्यवहार, न्यूट्रॉन सितारों की प्रकृति और यहां तक कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों की अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि हम खगोल विज्ञान के इस नए क्षेत्र में और आगे बढ़ते हैं, कल्पना करें कि एक आकाशीय वस्तु इतनी घनी हो कि यह हमारे सूर्य के द्रव्यमान को केवल कुछ मील व्यास के गोल में समेट ले। इन रहस्यमय वस्तुओं को पल्सर के रूप में जाना जाता है और वे ब्रह्मांड में सबसे सटीक समय रखने वाले हैं।
पल्सर, जो 1967 में जॉसलिन बेल बर्नेल और एंथनी हेविश द्वारा खोजे गए थे, बड़े तारों के अवशेष हैं जो सुपरनोवा विस्फोट में बदलते हैं। बचा हुआ एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन कोर होता है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के बीम छोड़ता है। जैसा कि डॉक्टर मौरा मैक्लाफ्लिन कहते हैं, पल्सर अविश्वसनीय रूप से स्थिर रोटेटर हैं। उनकी भविष्यवाणी परमाणु घड़ी के बराबर है। वास्तव में पल्सर की स्थिरता बहुत ही उल्लेखनीय है। कुछ पल्सर प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूमते हैं और उनके घूमने की भविष्यवाणी उल्लेखनीय सटीकता के साथ की जा सकती है, जिससे उन्हें आदर्श ब्रह्मांड घड़ी बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा में फैले पल्सर की एक सरणी का अवलोकन करके इस ब्रह्मांड घड़ी की शक्ति का अच्छे से उपयोग किया है। उन्होंने बनाया है जिसे पल्सर सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम या पीटीए के रूप में जाना जाता है। यह सरणी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अत्यधिक संवेदनशील डिटेक्टर के रूप में कार्य करती है। जब गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्ष में यात्रा करती हैं, तो वे पल्सर संकेतों के समय में छोटे लेकिन ध्यान देने योग्य उतार चढ़ाव लाती हैं। ये उतार चढ़ाव हैं जिनकी तलाश वैज्ञानिक मायावी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने की कोशिश करते समय कर रहे हैं। डॉक्टर जेवियर सीमेंस के अनुसार कम आवृत्ति वाले गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने का पल्सर टाइमिंग विधि एकमात्र तरीका है। इस तरह के काम के लिए आवश्यक सटीकता चौंकाने वाली है। हम कुछ 100 नैनोसेकंड के भीतर पल्सर सिंक्रोनाइजेशन परिवर्तनों को मापने के बारे में बात कर रहे हैं। यह पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी पर कागज की एक शीट की मोटाई को मापने की कोशिश करने जैसा है। इसलिए, जैसा कि हमने सीखा है, पल्सर सिर्फ आकर्षक वस्तुएं नहीं हैं। वे ब्रह्मांड को समझने के लिए हमारी खोज में आवश्यक उपकरण हैं। वे अंधेरे अंतरिक्ष में बीकन की तरह काम करते हैं, वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान के अनजाने क्षेत्रों में मार्गदर्शन करते हैं। नैनोग्राइव वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक संघ है जो 2007 में स्थापित किया गया था, जो पल्सर का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के महत्वाकांक्षी कार्य के लिए समर्पित है। जैसा कि डॉ. एंड्रिया लाहेमान कहते हैं, हम ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं, हम इसे सुन रहे हैं। इस प्रयास में दो प्रमुख खिलाड़ी प्यूर्टो रिको में एरेसिबो वेधशाला और पश्चिम वर्जीनिया में ग्रीन बैंक टेलीस्कोप हैं। ये केवल साधारण दूरबीन नहीं है, वे ब्रह्मांड की सिम्फनी के साथ तालमेल रखते हैं। नैनोग्राफ का उपयोग करता है जिसे पल्सर टाइमिंग सरणी या पीटीए कहा जाता है। यह सरणी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के गुजरने के कारण होने वाले छोटे विरूपणों का पता लगाने के लिए कई पल्सर से संकेतों का सटीक सिंक्रोनाइजेशन करती है। यह एक ब्रह्मांड मकड़ी के जाल की तरह है जहां प्रत्येक धागा एक पल्सर है और केंद्र में मकड़ी हमारे दूरबीन प्रणाली है। 2020 में नैनोग्राव ने गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि के संभावित पता लगाने के संकेत देने वाले डेटा के साथ सुर्खियों में आया। यह एक निश्चित संकेत नहीं था, पर हमें यह लुभावना संकेत मिला कि हम सही रास्ते पर हैं। डॉक्टर जोसेफ साइमन ने इसे लंबे समय से प्रतीक्षित संकेत का एक मजबूत संकेत बताया। नैनोग्राम का काम एक व्यक्ति या लोगों के समूह का प्रयास नहीं है। यह वैज्ञानिकों और वेधशालाओं के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को खुलने के लिए मिलकर काम करते हैं। सहयोग महत्वपूर्ण है और जैसा कि डॉक्टर मौरा मैक्लाफ्लिन नोट करते हैं, जितना अधिक पल्सर हम अपनी सरणी में जोड़ सकते हैं और जितना अधिक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर सकते हैं, हमारी पहचान क्षमताएं उतनी ही मजबूत हो जाएंगी। आकाशगंगा को एक वैज्ञानिक उपकरण के रूप में उपयोग करने की कल्पना करें। यह एक विज्ञान कथा उपन्यास के विचार की तरह प्रतीत होता है, लेकिन यह वही है जो खगोलविदों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किया है। आकाशगंगा एक विशाल, सूक्ष्म रूप से ट्यून किया गया डिटेक्टर बन जाता है जो कल्पना से परे पैमाने पर काम करता है। हमारी आकाशगंगा में प्रत्येक पल्सर को इस भव्य प्रयोग में डेटा पॉइंट माना जा सकता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यह सिर्फ कोई डेटा पॉइंट नहीं है। यह एक बहुत सटीक घड़ी है जो अद्भुत नियमितता के साथ चलती है। पारंपरिक दूरबीन हमें ब्रह्मांड को विभिन्न प्रकाश रूपों में देखने की अनुमति देती है, लेकिन जब हम अपनी आकाशगंगा में बिखरे हुए पल्सर का उपयोग करते हैं तो हम सिर्फ नहीं देखते हैं, हम अंतरिक्ष समय में लहर महसूस करते हैं। यह ब्रह्मांड को देखने का एक अनूठा तरीका है।
जब एक गुरुत्वाकर्षण तरंग आकाश गंगा से गुजरती है तो इससे पल्सर संकेतों के समय में छोटे बदलाव आते हैं। ये परिवर्तन अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म है, अक्सर केवल कुछ 100 नैनोसेकंड तक चलते हैं। हालांकि जब आप पल्सर जैसी सटीक वस्तुओं से निपट रहे हैं तो ऐसे छोटे परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन परिवर्तनों की खोज के लिए असाधारण सटीकता और विभिन्न कारकों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इंटरस्टेलर गैस से लेकर पल्सर के अपने चुंबकीय क्षेत्र तक सब कुछ डेटा में शोर पेश कर सकता है। इस शोर को संभावित गुरुत्वाकर्षण तरंग संकेत से अलग करना एक स्मारक कार्य है। आकाश गंगा आकार डिटेक्टर का उपयोग वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने की अनुमति देता है और यह जमीनी आधारित डिटेक्टरों से बहुत कम आवृत्ति पर काम कर सकता है। ये कम आवृत्ति तरंगें सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जर और अन्य बड़े पैमाने पर ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने की कुंजी रख सकती हैं। हमारी आकाश गंगा को एक विशाल वैज्ञानिक उपकरण में बदलकर हम सिर्फ अवलोकन खगोल विज्ञान में जो संभव है उसकी सीमाओं को धक्का नहीं दे रहे हैं। हम विज्ञान के क्षेत्र में ब्रह्मांड की अपनी समझ को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। कुछ खोजें मौजूदा पाठ्य पुस्तकों में फुटनोट जोड़ने की आवश्यकता होती है और कुछ को पूरी तरह से पुनर्लिखित करना पड़ता है। नैनोग्राफ 2023 के परिणाम इस बात की श्रेणी में आते हैं। ये सिर्फ वृद्धिशील अपडेट नहीं है, ये ब्रह्मांड की हमारी समझ में भूकंपीय बदलाव है। इस साल की शुरुआत में नैनोग्राफ सहयोग ने एक घोषणा की जिसने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह बढ़ा दिया। लंबे समय के अवलोकन और डेटा विश्लेषण के बाद उन्होंने लगातार गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि के सबूत प्रस्तुत किए। जैसा कि डॉक्टर जोसेफ सिमन ने कहा, यह वह क्षण है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पृष्ठभूमि ब्रह्मांड सिम्फनी के समान है। कम आवृत्ति वाले गुरुत्वाकर्षण तरंगों की निरंतर गुंजाइश ब्रह्मांड को भरती है। ब्लैक होल मर्जर जैसी जोर से और अलग थलग घटनाओं के विपरीत यह पृष्ठभूमि एक सूक्ष्म सर्वव्यापी संकेत है। यह ब्रह्मांड का सफेद शोर है और इसका पता लगाना एक स्मारक उपलब्धि है। इस खोज का निहितार्थ गहरा है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं के सुराग प्रदान कर सकती है जो बिग बैंग के तुरंत बाद हुई। यह रहस्यमय अंधेरे पदार्थ और अंधेरी ऊर्जा पर भी प्रकाश डाल सकता है जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाते हैं। 2023 के परिणामों का सैद्धांतिक भौतिकी के लिए भी निहितार्थ है। वे सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के एक कठोर परीक्षण के रूप में काम करते हैं और संभावित रूप से विचलन को प्रकट कर सकते हैं जो नई भौतिकी की ओर इशारा करते हैं। यह एक आकर्षक संभावना है जो सिद्धांतकारों और प्रयोगवादियों को समान रूप से उत्साहित करती है। नैनोग्राफ 2023 अध्ययन के परिणामों पर जनता की प्रतिक्रिया आश्चर्य और आश्चर्य की एक रही है। यह विज्ञान की कल्पना को पकड़ने और सामूहिक जिज्ञासा की भावना को जगाने की क्षमता का एक प्रमाण है। हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कभी कल्पना करने की हिम्मत से कहीं अधिक जटिल और आकर्षक है। जैसा कि हम नई खोजों की दहलीज पर खड़े हैं, यह सोचना स्वाभाविक है कि गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी। प्रौद्योगिकी में भविष्य की प्रगति निस्संदेह अधिक संवेदनशील डिटेक्टर को जन्म देगी जो अंतरिक्ष से और भी बेहद संकेतों को उठाने में सक्षम होंगे। न केवल पृथ्वी पर दूरबीन की कल्पना करें, बल्कि हमारे पूरे सौर मंडल में रणनीतिक रूप से रखे गए एक प्रणाली व्यापक पल्सर टाइमिंग सरणी बनाने के लिए एकजुट काम करते हैं। नई सामग्री और बेहतर गणना विधियां भी भविष्य में उपयोग के लिए तैयार हो रही हैं। ये हमारे माप में शोर को बहुत कम कर सकते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उनके गुणों को समझना आसान हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने उपकरणों में सुधार करते हैं, ब्रह्मांड पर हमारी खिड़की बढ़ रही है। और जब हम पल्सर की बात करते हैं तो जॉय डिवीजन के प्रतिष्ठित अननोन प्लेजर्स एल्बम के कवर का उल्लेख करना लगभग अनिवार्य है। इस प्रतिष्ठित काले और सफेद ग्राफिक में 80 लहराई वाली रेखाएं हैं। प्रत्येक पल्सर B19 और 19+21 से सिग्नल का प्रतिनिधित्व करता है, जो अब तक का पहला पल्सर खोजा गया है। रिकॉर्ड की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में जॉन रोल बैंक वेधशाला के शोधकर्ताओं ने कुछ साल पहले इस पल्सर का पुनर्विचार किया।
उन्होंने 14 मील दूर स्थित रेडियो दूरबीन का उपयोग करके इसके संकेत रिकॉर्ड किए जहां एल्बम रिकॉर्ड किया गया था। पहली नजर में कवर छवि अराजक लगती है, लेकिन करीब से देखने पर यह वास्तव में कुछ क्रम सा प्रमाण करती है। यह स्टार आज भी गहन शोध का विषय बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि पल्सर B1919 प्लस 21 का संकेत वर्षों से काफी स्थिर रहा है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के जॉर्डरेल बैंक वेधशाला से हाल के अवलोकन बताते हैं कि पल्सर अपनी विशिष्ट रेडियो तरंगों का उत्सर्जन जारी रखता है, जैसा कि यह 4 दशक पहले करता था। क्या गुरुत्वाकर्षण तरंगें रहस्यमय अंधेरे पदार्थ और अंधेरे ऊर्जा को समझने में मदद कर सकती हैं? क्या वे ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों, बड़े धमाके के बाद के क्षणों की अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं? संभावनाएं पूरे ब्रह्मांड की तरह ही असीमित हैं। भविष्य की ओर देखते रहने पर यह एकदम स्पष्ट हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान स्थायी प्रवृत्ति है। यह एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो हमारी ब्रह्मांड की समझ को बदल सकता है। यह खोज की यात्रा है जिसे हम अभी शुरू कर रहे हैं, और आगे की राह लंबी, घुमावदार और चमत्कारों से भरी है जो अभी खोजे जाना बाकी है। घड़ी की तरह पिछले 35 वर्षों से हर 22 मिनट में एक संकेत ने अंतरिक्ष की शांति को भेद कर पृथ्वी तक पहुंचाया है। यह कोई उपग्रह या किसी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु नहीं है। यह गहरे अंतरिक्ष से एक संकेत है जो एक रहस्य है। वैज्ञानिक इसे GPMJ 1819-10 के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका स्रोत अब भी एक रहस्य है। क्या यह एक संदेश है, एक घटना है, या किसी बड़े चीज का सुराग है? पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली दूरबीन द्वारा पकड़ा गया संकेत वैश्विक जिज्ञासा और बहस का विषय बन गया है। यह कहां से आ सकता है और हमें क्यों परवाह करनी चाहिए? आज हम इस ब्रह्मांडीय जासूसी की कहानी को गहराई से जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो हम इस तरह के संकेत के रहस्यों को कैसे खुल सकते हैं? रेडियो खगोल विज्ञान वो उपकरण है जिसने हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण को संभव बनाया है। कहानी 1930 के दशक में शुरू होती है, जब अमेरिकी भौतिकविद कार्ल जांस्की रेडियो हस्तक्षेप पर शोध कर रहे थे। उन्होंने जो पाया वह मिल्की वे से निकलने वाली अप्रत्याशित रेडियो तरंगों की थी। इस आकस्मिक खोज ने रेडियो खगोल विज्ञान की शुरुआत की थी। पारंपरिक खगोल विज्ञान के विपरीत, जो दृश्य प्रकाश पर निर्भर करता है, रेडियो खगोल विज्ञान ब्रह्मांड को सुनता है। यह मानव आंख के लिए असुलभ आवृत्तियों के लिए ट्यून करता है, आकाशीय घटनाओं का खुलासा करता है जो अन्यथा छिपी रहेंगी। अपनी स्थापना के बाद से रेडियो खगोल विज्ञान ने एक तकनीकी क्रांति से गुजर रखी है। आज के रेडियो दूरबीन इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं जो अकथनीय दूरी से संकेतों को उठाने में सक्षम हैं। वाई के दूर दराज के आउटबैक में एक अंतरिक्ष जासूस किसी अन्य के विपरीत मर्चिसन ब्रॉडबैंड सरणी बैठता है। यह सिर्फ एक दूरबीन नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे दूर तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया एक परिष्कृत नेटवर्क है। एक शुष्क परिदृश्य में बिखरे हुए हजारों एंटीना से बना मर्चिसन वाइड फील्ड सरणी एक इंजीनियरिंग उपलब्धि और मानव जिज्ञासा का प्रमाण है। प्रत्येक एंटीना एक सूक्ष्म ट्यून किए गए कान की तरह है जो फुसफुसाने को ध्यान से सुनता है। समर्पित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम पर्दे के पीछे इस जटिल प्रणाली को कैलिब्रेट और बनाए रखने के लिए अथक रूप से काम कर रही है। उनके मिशन क्या है? आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर संकेतों को उठाने के लिए। यह आकाशीय घटनाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर घटना का अपना अनूठा रेडियो हस्ताक्षर होता है। सिग्नल कैप्चर होने के बाद उन्हें उच्च तकनीक डेटा सेंटर में प्रसंस्कृत किया जाता है। यहां शक्तिशाली एल्गोरिदम पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करने के लिए ब्रह्मांडीय शोर के माध्यम से छलनी करते हैं, कच्चे डेटा को मूल्यवान वैज्ञानिक खोजों में बदल देते हैं। सरणियों में सबसे दिलचस्प कैच तेज रेडियो फटने या FRB है। ये उच्च ऊर्जा घटनाएं अविश्वसनीय रूप से संक्षिप्त हैं, केवल मिलीसेकंड तक चलती हैं, फिर भी लगभग 1 सदी में सूर्य की उतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है।
यह इस ब्रह्मांड के असफल में था कि हमारे रहस्यमय जीपीएमजे 1819-10 सिग्नल की खोज की गई थी। अन्य संकेतों के विपरीत इसमें एक लयबद्ध पैटर्न है और यह पिछले 35 वर्षों से हर 22 मिनट में पृथ्वी पर आ रहा है। इस संकेत को अलग करने की वजह इसकी स्थिरता और दीर्घायु है। हालांकि अधिकांश ब्रह्मांडीय संकेत यादृच्छिक या अल्पकालिक होते हैं, यह स्थिर और स्थायी दोनों है, जिससे यह गहन अध्ययन और बहस का विषय बना हुआ है। इसलिए समय के विपरीत सिग्नल जो आते और जाते हैं, जीपीएमजे 1819-10 बिना किसी विफलता के हर 22 मिनट में लगातार आते हैं। इसका लयबद्ध पैटर्न रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हमने सामना किया है कुछ भी अलग है। 35 वर्षों तक यह चक्र को बनाए रखता है, ब्रह्मांड घटनाओं की हमारी समझ को चुनौती देता है। प्रारंभिक खोज को संदेह का सामना किया गया। क्या यह एक कलाकृति या किसी अन्य प्रकार का हस्तक्षेप हो सकता है? कड़ी जांच के बावजूद सिग्नल जारी रहा। आगे के अवलोकनों ने केवल इसके अस्तित्व की पुष्टि की, इसे रेडियो खगोल विज्ञान के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बना दिया। तो जीपीएमजे 1819-10 को अन्य ब्रह्मांडीय संकेतों से क्या अलग करता है? पल्सर और मैग्नेटर जैसे खगोलीय निकायों से अधिकांश संकेत या तो छिटपुट होते हैं या अलग अलग अंतराल होते हैं। लेकिन यह नहीं है। यह 22 मिनट की आवधिक ब्रह्मांड संकेतों के एक विशाल ऑर्केस्ट्रा में एक मेट्रोनोम की तरह है, चर के समुद्र में एक लयबद्ध स्थिर। आगे के विश्लेषण से और भी अधिक विशिष्टताएं सामने आती हैं। तरंग जात आकाशीय रेडियो उत्सर्जन के विशिष्ट प्रोफाइल का पालन नहीं करता है। इसकी आवृत्ति और आयाम में बारीकियां हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से समझा जाना बाकी है, जो पहले से ही भ्रमित रहस्य को जटिल करता है। कई सिद्धांत जैसे घूमने वाले न्यूट्रॉन सितारे, मजबूत चुंबकीय तारों और यहां तक कि दो ब्लैक होल के बीच की बातचीत के सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि कोई भी सिद्धांत सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करता और यह वैज्ञानिक समुदाय में भ्रम पैदा करता है। जब अंतरिक्ष से रहस्यमय रेडियो संकेतों की बात आती है तो संदेह अक्सर पल्सर पर आता है। ये आकाशीय बीकन रेडियो तरंगों के बीम निकालते हैं जो उन्हें किसी भी अस्पष्टीकृत ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के लिए प्रमुख उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन पल्सर क्या है? पल्सर न्यूट्रॉन सितारे हैं जो बड़े पैमाने पर सितारों के अवशेषों से पैदा हुए हैं, जो सुपरनोवा बन गए हैं। वे अविश्वसनीय गति से घूमते हैं। जब वे घूमते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेडियो तरंगों सहित विकिरण के बीम उत्पन्न करते हैं। ये रेव समुद्र पर एक प्रकाशशाला की बीम की तरह अंतरिक्ष में बह जाते हैं। जब ये किरणें पृथ्वी को पार करती हैं तो हमारे रेडियो दूरबीन उन्हें दालों के रूप में उठाते हैं, इसलिए नाम पल्सर है। पल्सर से संकेत सामान्यतः काफी नियमित होते हैं और अक्सर मिलीसेकंड सटीक होते हैं। इस भविष्यवाणी ने अंतरिक्ष यान नेविगेशन में सहायता के लिए अंतरिक्ष घड़ियों के रूप में कुछ पल्सर का उपयोग किया है। तो क्या जीपीएमजे 1839-10 एक पल्सर हो सकता है? पहली नजर में कोई सोच सकता है, इसके लयबद्ध 22 मिनट के अंतराल को देखते हुए। हालांकि अगर आप गहराई से खोदते हैं तो अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। विशिष्ट पल्सर संकेतों के विपरीत जीपीएमजे 1829-10 ऐसी विशेषताएं दिखाता है जो इसे अनूठा बनाते हैं। यह तरंगें उन प्रोफाइलों का पालन नहीं करती जो हम सामान्यतः पल्सर से जोड़ते हैं, और इसमें आयाम परिवर्तन दिखता है जो अब तक समझाया नहीं गया है। इसके अलावा सिग्नल की दीर्घायु और स्थायित्व पल्सर्स के बारे में हमारी जानकारी का विरोध करते हैं। ये आकाशीय वस्तुएं घूर्णन ऊर्जा के नुकसान से धीरे धीरे धीमी हो जाती हैं, जिससे उनके उत्सर्जित संकेतों का समय प्रभावित होता है। फिर भी जीपीएमजे 1829-10 3 दशकों से अधिक समय से अपरिवर्तित रहा है, दिखा रहा है कि यह आश्चर्यजनक रूप से स्थिर है। संक्षेप में, हालांकि पल्सर अक्सर रहस्यमय रेडियो संकेतों के पीछे अपराधी होते हैं, इस बार उन्हें निर्दोष छोड़ दिया गया है। जबकि पल्सर अक्सर सूची में पहले नाम होते हैं जब ब्रह्मांड रेडियो सिग्नल की बात आती है,
मैग्नेटर उसी सूची को पूरा करते हैं। मैग्नेटर न्यूट्रॉन सितारे हैं जो चुंबकीय क्षेत्रों के साथ पैटर्न को इतना मजबूत नहीं करते हैं कि वे समझ का विरोध करते हैं। एक चुंबकीय तार के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को समझने के लिए इसे विचार करें कि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 2 क्वाड्रिलियन गुना मजबूत है और रेफ्रिजरेटर चुंबक से 20 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली है। ये चुंबकीय क्षेत्र इतने मजबूत हैं कि वे सूर्य तक क्रेडिट कार्ड से डेटा को मिटा सकते हैं। मैग्नेटर अपने अजीब गुणों के लिए जाना जाता है। वे एक्स-रे और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन रेडियो उत्सर्जन भी उत्पन्न कर सकते हैं। अक्सर ये उत्सर्जन तारकीय भूकंप से जुड़े होते हैं, जो चुंबकीय तार की सतह पर भूकंपीय घटनाओं द्वारा भारी ऊर्जा जारी करते हैं। भूकंप की कल्पना करें, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर। तारकीय भूकंप चुंबकीय तार के क्षेत्र को विकृत कर सकते हैं और रेडियो तरंगों आदि के रूप में ऊर्जा जारी कर सकते हैं। तो क्या एक मैग्नेटार हमारे रहस्यमय GPMJ 1819-10 सिग्नल का स्रोत हो सकता है? पहली नजर में यह संभव लग सकता है। आखिरकार मैग्नेटर अपने अद्वितीय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि स्टारबर्स्ट की अवधारणा निरंतर 22 मिनट के सिग्नल अंतराल और इसके दीर्घायु की व्याख्या करने में विफल रहती है। स्टारबर्स्ट छिटपुट घटनाएं हैं और उनके उत्सर्जन में यह लयबद्ध घड़ी नहीं होगी, जैसे कि GPMJ 1839-10 की सटीकता। इसके अलावा स्टारबर्स्ट मैग्नेटार के रोटेशन को बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं और समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारे रहस्यमय संकेत की अटूट स्थिरता के अनुरूप नहीं है। उनके अजीब और चरम गुणों के बावजूद मैग्नेटार GPMJ 1839-10 के रहस्य को सुलझाने की कुंजी नहीं है, जबकि वे एक दिलचस्प संभावना प्रदान करते हैं। सबूत या उसकी कमी हमें बेहतर स्पष्टीकरण की तलाश में ड्राइंग बोर्ड पर वापस ले जाती है। जैसा कि हम GPMJ 1839-10 के बारे में खगोल भौतिकी सिद्धांतों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम ऐसी परिकल्पनाओं के साथ आते हैं जो कम आम हैं, लेकिन इस रहस्यमय संकेत के स्रोत के लिए आकर्षक संभावनाएं प्रदान करते हैं। सूची में पहली परिकल्पना सफेद बौना है। सफेद बौने तारों के अवशेष हैं जिन्होंने अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर दिया है। वे अविश्वसनीय रूप से घने हैं और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हैं और सैद्धांतिक रूप से रेडियो उत्सर्जन का कारण बन सकते हैं। क्या एक सफेद बौना GPMJ 1829-10 के पीछे सिग्नल एमिटर हो सकता है? सिद्धांत दिलचस्प है, लेकिन समस्याओं का सामना करता है। सफेद बौने सामान्यतः हमारे रहस्यमय संकेत के समान स्थिरता और आवधिक तरंगों के साथ रेडियो तरंगों का उत्सर्जन नहीं करते। इसके अलावा उनके चुंबकीय क्षेत्र हालांकि मजबूत हैं, GPMJ 1829-10 में देखी गई विशेषताओं से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। एक और सीमा सिद्धांत हमें तारों और उनके परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट्स के बीच गतिशील बातचीत की ओर ले जाता है। इस ब्रह्मांडीय नृत्य में तारों और एक्सोप्लैनेट्स के चुंबकीय क्षेत्र की बातचीत से अद्वितीय रेडियो उत्सर्जन उत्पन्न हो सकता है। जबकि यह सिद्धांत जांच का एक आकर्षक तरीका प्रदान करता है, यह अपनी चुनौतियों के साथ भी आता है। ऐसी बातचीत संभावना है कि 22 मिनट के चक्र के बजाय हमने GPMJ 1839-10 के साथ देखे गए सिग्नल की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन किया है। अब अंत में आइए डबल ब्राउन ड्वार्फ ग्रहों और तारों के बीच की सीमा पर वस्तुओं को देखते हैं। जब दो ऐसे भूरे बौने एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, तो उनके चुंबकीय क्षेत्र बातचीत कर सकते हैं, संभावित रूप से रेडियो तरंगों का उत्सर्जन कर सकते हैं। अब फिर से, जबकि यह सिद्धांत नई जमीन तोड़ता है, यह हमारे पास आंकड़ों के साथ पूरी तरह से संगत नहीं है। डबल ब्राउन ड्वार्फ के बीच चुंबकीय बातचीत से इस लयबद्ध घड़ी की बजाय GPMJ 1839-10 की पल्स की तरह अधिक अराजक संकेत उत्पन्न होने की संभावना है। जैसा कि हम GPMJ 1839-10 के रहस्य को उजागर करना जारी रखते हैं, एक नया परिप्रेक्ष्य उभर रहा है जो उस वातावरण को ध्यान में रखता है जिसमें संकेत मौजूद है। क्या आसपास के ब्रह्मांडीय मलबे और तारकीय हवाएं हमारे निरीक्षण के संकेत पैटर्न को प्रभावित कर सकती हैं? कल्पना करें कि एक रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है
और अपने रास्ते में क्षुद्र ग्रहों, गैस बादलों और चार्ज कणों की धाराओं का सामना कर रहा है।